Hello everyone. A very good evening to all my students of Uday 1.0 and Uday 2.0. क्या हाल चाल है सब लोगों के? फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे. वेरी गुड इवनिंग ऑल द वन एवरीवन. कैसे हो? हेलो एवरीबॉडी. हेलो. तो आज भाई नमस्ते नमस्ते नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम बेटा. नमस्ते नमस्ते नमस्ते. सो आज है हमारी आखिरी द लास्ट क्लास ऑफ द बैच उदय, दोनों उदय की. ठीक है, तो आज है हमारा लेक्चर नंबर, कौन सा है? लेक्चर नंबर 3. ठीक है, एंड आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे ना, आपके सिलेबस को भी. ठीक है, राधे राधे बेटा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम बेटा, केम छो? अच्छी लग रही हो. अरे भाई कुछ बच्चों की डिमांड थी, मैम आप चोटी बांध के नहीं पढ़ा रहे हो, पोनी टेल. तो मैंने कहा पोनी टेल बांध लेते हैं भाई. आज ह्यूज हाई डिमांड, क्योंकि आज तक ही मैंने शायद किसी भी क्लास में पोनी टेल नहीं बांधी. नहीं, आई हैव ऑलवेज बीन इन ओपन हेयर. ठीक है, क्योंकि नॉर्मली मुझे लगता है मैं टकली लगती हूँ. ठीक है, पोनी टेल में तो मैं नॉर्मली बांधती नहीं हूँ. तो आज आई जस्ट थॉट टू बी अ सीधी एंड अ गुड बच्ची लुकिंग. ठीक है, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं. उसके बाद बेटा जैसे ही लेक्चर खत्म होगा वी विल डू सम टॉकिंग. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की विदाउट एनी फर्दर डिले. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर. दैट इज चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा था भाई? चैप्टर हमारा चल रहा है केमिकल, अरे वाह 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 वाह, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हमारा चैप्टर चल रहा है. फटाफट से बेटा आज है आपका आखिरी आर यू रेडी विद मी, क्योंकि आज के बाद आर यू रेडी होगा नहीं आपका. ठीक है, आर यू रेडी एवरीवन? फटाफट से चैट बॉक्स में बताएंगे. मैम यू लुकिंग वेरी गुड, थैंक यू सो मच बेटा, मीन्स अ लॉट. ठीक है, आर यू रेडी एवरीवन? क्या सब लोग तैयार हैं आज की आखिरी क्लास के लिए? फटाफट से मुझे बता देंगे चैट बॉक्स के अंदर. अब इसके बाद तो देखो तुम उदय वन शॉट उदय यूट्यूब चैनल पे देख लेना. अगर उसके अलावा कुछ और उदय के चैनल पे आता है तो आप वहां पे जरूर देखना, वहां पे जरूर मैम से मिलने आना. ठीक है, मेरे वीडियो के नीचे लिखना मैम यस, तुम्हें को याद आएगा मेरे उदय के बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं वहां पे वन शॉट में जाके. ठीक है, सारा रिवीजन बेटा वन शॉट से करना उदय पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पे जाके. ठीक है, ब्रिंग इट ऑन एवरीवन, ब्रिंग इट ऑन. ठीक है, द लास्ट ब्रिंग इट ऑन फॉर द सेशन 2025. ठीक है, 2025 आप लोगों को कौन से यूट्यूब चैनल पे बेटा जाकर वीडियोस देखनी है? दैट इज उदय पीडब्ल्यू का यूट्यूब चैनल है, जहां पर आप लोगों के लिए वन शॉट वीडियोस और रिवीजन लेक्चर्स हैं. तो आप वहां जाकर बेटा सब कर सकते हो. ठीक है, चलिए तो हम कोई फर्दर डिले नहीं करते हैं और हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस एंड पीनियल ग्लैंड, एंड पढ़ी थी हमने एड्रीनल ग्लैंड. ठीक है, थोड़ा सा सबको एक थोड़ा बहुत रिवीजन दे देती हूँ छोटा सा आप लोगों को रिकैप में, ताकि आप लोगों का एक प्यारा सा रिवीजन हो जाए. तो भाई सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं थायराइड ग्लैंड को. ठीक है, अपना रैपिड रिवीजन अपन हमेशा हर क्लास में करते ही हैं. ठीक है, चलिए ओके. तो भाई हमने देखा था थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? हमारी ट्रैकिया की वेंट्रल साइड पे होती है. ये जो होती है बेटा ग्लैंड, ये थोड़ी सी बटरफ्लाई शेप की होती है. ठीक है, जैसे अगर ये आपकी ट्रैकिया है तो ये ओवरऑल ऐसी बटरफ्लाई शेप की ये ग्लैंड होती है. बीच में ये किससे कनेक्टेड होती है? इस्थमस, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिससे ये कनेक्टेड होती है. ये 3 टाइप के हार्मोन्स बेटा सिक्रीट करती है. कौन कौन से हार्मोन? T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन. ठीक है, T3, T4 और कैल्सीटोनिन हार्मोन्स को अगर हमने देखा था इसकी 2 टाइप के डिसऑर्डर हो सकते हैं. अगर ये बॉडी में बहुत कम हो जाए, हाइपोसिक्रीशन, तो आपको सिंपल गोइटर हो सकता है, क्रेटिनिज्म हो सकता है. अगर ये बढ़ जाए तो फिर हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो आपको ग्रेव्स डिजीज या एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, जिसमें आंखें ऐसी बाहर निकल के बल्ज्ड आउट हो जाती हैं. ठीक है, ओके. फिर हमने देखा था भाई थायराइड ग्लैंड के बाद हमने देखी थी नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज पैराथायरॉइड. पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में हमने क्या देखा था कि जब थायराइड ग्लैंड को हम उल्टी तरीके से देखते हैं, पीछे की तरफ से अगर आप थायराइड ग्लैंड को देखोगे तो ये चार ग्लैंड्स टाइप प्रेजेंट होती है पैराथायरॉइड.
थायराइड ग्लैंड के पीछे। ये कौन सा हार्मोन सिक्रिएट करती है? पैराथायराइड हार्मोन को सिक्रिएट करती है। पीटीएच और कैल्सिटोनिन मिलके बॉडी का कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखी थी थाइमस ग्लैंड। थाइमस क्या थी बेटा? कौन सा हार्मोन सिक्रिएट करती थी? थाइमोसिन। ये किस चीज में काम करता है? इम्यूनिटी में। ये ग्लैंड सिर्फ इम्यूनिटी में काम करती है। यूजुअली किसके डिफरेंशिएशन कराती थी? ये टी लिम्फोसाइट्स का बेटा डिफरेंशिएशन, मतलब उनका डिवीजन कराती थी कंटिन्यूसली। उसके बाद हमने कौन सी ग्लैंड देखी थी? उसके बाद बेटा हमने देखी थी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहां होती है? डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन की डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज क्या देखी थी? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड में हमने क्या देखा था? ठीक है, एड्रीनल, हाँ, पीनियल ग्लैंड हमारा और क्या कंट्रोल कर रही थी बेटा? 24 आवर बायोलॉजिकल क्लॉक साइकिल, कि तुम कब उठते हो, कब सोते हो, तुम्हारी साइकिल कैसी होगी बॉडी की, वो हमने बेटा इसमें देखा था। और कौन सा हार्मोन सिक्रिएट कर रही थी? मेलाटोनिन। वेरी गुड एवरीबॉडी। फिर एड्रीनल ग्लैंड में हमने देखा दो पार्ट्स में एड्रीनल ग्लैंड डिवाइड होती है, एड्रीनल मेड्यूला एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था कि मेड्यूला के अंदर कौन से टाइप के हार्मोन सिक्रिएट करती है? ये सिक्रिएट करती है बेटा कैटेकोकैलामाइंस, जिसमें क्या आ जाते हैं? एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। फिर कॉर्टेक्स में कौन आ जाते हैं? कॉर्टिकोइड्स। इसमें तीन टाइप के कॉर्टिकोइड्स है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकोइड्स। ठीक है, अलग अलग काम कर रहे थे सारे हार्मोन्स। हमने देखा था कि एड्रीनल ग्लैंड के स्ट्रक्चर में बीच में होता है मेड्यूला, फिर इस पर ऐसे लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर होती है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, तीन इसकी लेयर्स थी। तो ये बेटा हमने हमारी लास्ट क्लास में ये टोटल 5 ग्लैंड्स के बारे में अच्छे से हमने पढ़ा था। अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवरी, हार्मोन्स एंड रिसेप्टर्स के बारे में। ठीक है, हार्मोन्स एंड रिसेप्टर्स के बारे में। फटाफट से एवरीबॉडी सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। यस, एडिसन्स डिजीज भी हमने पढ़ी थी। Ma'am, we will miss your drawings. We'll miss each and everything about this class and this batch. ठीक है मैम, आज आप चेंज लग रहे हो। आज भाई चोटी बांधी है इसलिए चेंज लग रही हो तुमको। पोनी टेल बांधी है बेटा, नथिंग एल्स, नो, नॉट अ बिग चेंज। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। आज का लेक्चर जो है थोड़ा कवर अप करते हैं ताकि अपन लोग अच्छे से बात भी कर पाएंगे एंड में। ठीक है, ओके। फिर आपसे थोड़े सवाल जवाब, आप लोगों के लिए थोड़ी अच्छी बातें भी करेंगे, नहीं? ओके, चलिए। तो भाई सबसे पहले हम लोगों ने एक ही चीज पढ़ी थी कि हम लोगों को किसी भी ग्लैंड का ओरिजिन पता होना चाहिए। तो पैनक्रियास जो होती है एंडोडर्मल ओरिजिन की होती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा, इज इट अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड? हेटेरोक्राइन ग्लैंड कह सकते हैं इसको, कॉम्पोजिट ग्लैंड कह सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये बोथ होती है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन होती है। पैनक्रियास में दो चीजें होती हैं, दैट इज इसका होता है एक एंडोक्राइन पार्ट और एक होता है इसका एक्सोक्राइन पार्ट। क्योंकि पैनक्रियास ही एक लौती ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों काम करती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट क्या काम करता है मैम, क्या काम करता है मैम? ठीक है, ध्यान देंगे। एंडोक्राइन पार्ट सिर्फ 1 से 2% काम करता है। मेजरली बेटा पैनक्रियास 99% एक्सोक्राइन होती है। इसके एंडोक्राइन, इसको कोई अलग कलर से लिखेंगे, इसका एंडोक्राइन पार्ट बेटा क्या सिक्रीट करता है? इसके एंडोक्राइन पार्ट में बेटा आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस करके कुछ सेल्स होते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस करके कुछ सेल्स होते हैं इसके अंदर,
जो क्या करते हैं बेटा, दो टाइप के सेल्स पर एक्ट करते हैं। कौन से टाइप के सेल्स पर एक्ट करते हैं बेटा? देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स, दैट इज अल्फा सेल्स एंड देयर इज बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स बेटा सिक्रीट करते हैं ग्लूकागन हार्मोन और बीटा सेल सिक्रीट करते हैं इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, अब ये क्या करता है मैम, एक्सोक्राइन पार्ट में बेटा होते हैं एसिनर सेल्स और एसिनर सेल सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है बेटा वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है और एंडोक्राइन पार्ट दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है, दैट इज ग्लूकागन फ्रॉम अल्फा सेल्स एंड इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स। फटाफट से आपको ये चीज याद रखनी है, कौन सी ओरिजिन है, एंडोडर्मल। हेट्रोक्राइन ग्लैंड है मतलब एंडो भी होगा एक्सो भी होगा। एंडो में क्या होगा 1 to 2%, एक्सो होगा 99%। एंडोक्राइन में कौन से सेल्स पे एक्ट करती है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहिंस पे। ठीक है, इस पे किस पे एक्ट करती है, एसिनर सेल्स पे। एसिनर सेल्स पे किस पे करती है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहिन अल्फा सेल्स पे ग्लूकागन और बीटा सेल्स पे इंसुलिन। क्वेश्चन आता है बेटा 10 तरीके से कि बीटा सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एक्सोक्राइन पार्ट में कौन से सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा अगर आप देखोगे आपकी जो पैनक्रियास है इसमें जो कुछ पार्ट है उधर एसिनर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ पार्ट है जहां पे आइलेट्स ऑफ लैंगरहिन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो है हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ये जो है बेटा पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं। ठीक है बेटा, व्हाट इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहिन बेटा, दीज आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ये आप देख सकते हैं यहां पर, दिस इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहिन एंड दीज आर एसिनर सेल्स। ये सिर्फ पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहे हैं, ये हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, दैट्स इट। ये फोटो वोटो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने बनाई है। ठीक है, क्लियर है सबको बेटा, यहां तक क्लियर है क्या? फिर हम इसके हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे फिर। हाँ बेटा, डायबिटीज का टॉपिक भी आएगा। सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। ठीक है बेटा, टाइम से बेटा सीक्वेंस में चलेंगे ना प्रांजल, अपन लोग सीधा थोड़ी स्किप कर जाएंगे, अपन लोग सीक्वेंस में चढ़ेंगे कि भाई पैनक्रियास होती क्या है, इसके अंदर कौन से हार्मोन्स होते हैं, फिर बीमारी पड़ेंगे, है ना। चलो, आप अगर देखोगे आपकी पैनक्रियास जो है, ये अगर आप देखेंगे आपकी इंटेस्टाइन, ये रही पैनक्रियास और यहीं से बेटा बाइल डक्ट के साथ गॉल ब्लैडर जुड़ा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो पैनक्रियास सिक्रीट करती है। तो सबसे पहला हार्मोन आता है इस कैटेगरी में, दैट इज ग्लूकागन। ग्लूकागन के बारे में हमें पता होना चाहिए, कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स बेटा प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागन को, इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि भाई पैनक्रियास को एक्सप्लेन करो, साथ में एक्सप्लेन ग्लूकागन हार्मोन एंड इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, तो अब ग्लूकागन हार्मोन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जिससे बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि ग्लूकागन हार्मोन जो है हाइपरग्लाइसेमिक है कि हाइपोग्लाइसेमिक है। इट इज हाइपरग्लाइसेमिक, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। क्या? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, हाइपरग्लाइसेमिक। ओके, याद रखेंगे हाइपरग्लाइसेमिक। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो तुम्हें मस्त तरीके से याद कराऊंगी। जी फॉर ग्लूकागन, जी फॉर गर्लफ्रेंड। ठीक है, गर्लफ्रेंड क्या करती है, सिर्फ गुस्सा करती है, तो गर्लफ्रेंड क्या हो जाती है, हाइपर हो जाती है, बस कि गुस्सा हो रहा है मुझे। ठीक है, हाइपर हो जाती है, तो हाइपर सिक्रीशन कौन करता है, ग्लूकागन। समझ गए? कुछ बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे, कुछ बेचारे सिंगल हैं तो वो रिलेट भी नहीं कर पा रहे होंगे, पर कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम सिर्फ इस टेक्निक से याद कर पाओ तो ठीक है, वरना यो तुम्हारी इच्छा डायरेक्ट भी याद हो सकता है। ठीक है, जस्ट तुम्हें याद रहे इसलिए बताया, समझ गए, है ना भाई। कुछ चीजें भाई रिलेट करके याद हो रही है मैम, तो क्या दिक्कत है, हाँ क्या दिक्कत है। ठीक है, अब भाई
मान लो भाई अब गर्लफ्रेंड नहीं है किसी की, तो हम कैसे याद करें मैम? जी फॉर ग्लूकागन, जी फॉर गर्ल्स एंड गर्ल्स आर हाइपर। ठीक है, याद रखेंगे, है ना? गर्ल्स आर हाइपर, ठीक है? यो मैम। चलो, फिर क्या होता है? ग्लूकागन हार्मोन बेटा कौन से सेल्स पे जाकर एक्ट करता है कौन से सेल्स पर? तो इसके टारगेट सेल होते हैं हिपैटोसाइट्स, दैट इज लिवर सेल्स। ग्लूकागन जाके लिवर सेल्स पर एक्ट करता है। ओके, ठीक है मैम। आप रिलेट करने के लिए डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकते लोग, मैं तो कह रही हूं मत, तो मैं तो कह रही हूँ गर्ल्स बोल दो, है ना? ठीक है बेटा, गर्ल्स भी ऐसे याद रखो, गर्ल्स हाइपर हो जाती है ना, ठीक है? अभी आएगा ना, अपन करेंगे अभी सब डिस्कस। ओके, फंक्शंस पे आएंगे। ये क्या फंक्शन करती है बेटा? ये करती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है कि ये ग्लाइकोजिन को ब्रेक डाउन करती है, ग्लाइकोजिन का ब्रेक डाउन। ग्लाइकोजिन पता है क्या होता है हमारी बॉडी में बेटा? स्टोर्ड ग्लूकोज। जब मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम लोग व्रत रखते हैं, है ना, अपन कई लोग व्रत रखते हैं, कोई रोजा रखता है, जब हम अपना भूखे रहते हैं, ठीक है, व्हेन वी आर नॉट ईटिंग, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बेटा नॉर्मली स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तब वो ग्लाइकोजन यूटिलाइज होता है, राइट? तो ग्लाइकोजन को अगर हम तोड़ते हैं ताकि ग्लूकोज रिलीज हो, वो कौन करता है? ग्लूकागन ही करता है। ग्लूकागन ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, ठीक है? ओके, प्रमोट्स प्रोटियोलाइसिस एंड लाइपोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन, लाइपोलाइसिस माने लिपिड का ब्रेकडाउन। और इनहिबिट सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। सेल्यूलर अपटेक मतलब मान लो ये रहा ग्लूकोज, तो कोई भी जो सेल है उसमें जो ग्लूकोज है उसकी एंट्री जो है बंद है, कि भाई नहीं, ये ग्लूकोज को, सेल्स को ग्लूकोज नहीं लेने देगा, ये बंद करता है इनटेक ऑफ ग्लूकोज, ठीक है? इनहिबिट सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज जो है सेल्स अभी यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर? तो 3 पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे। अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जी फॉर ग्लूकागन, हाइपर हो जाता है, ठीक है? हैं? और दूसरा प्रमोट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, लाइपोलाइसिस और इनहिबिट सेल्यूलर अपटेक। क्लियर है क्या सबको ग्लूकागन? ठीक है, ग्लूकागन क्लियर है क्या सब लोगों को? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, फटाफट से एवरीबॉडी। मैम ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी प्रमोट करता है? यस बेटा, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, यस ये वो भी प्रमोट करता है। फिर आता है बेटा आपका इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज अ हाइपोग्लाइसिमिक, ठीक है? वो हाइपर था तो ऑपोजिट, ये ऑपोजिट। अब याद रखना, ग्लूकागन के सारे काम ये ऑपोजिट करता है। ये क्या है? वो हाइपरग्लाइसीमिक था, ये हाइपोग्लाइसीमिक है। इसलिए बेटा, अब तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे मैम आपने वो याद क्यों कराया था? मैंने वो इसलिए याद कराया था क्योंकि अधिकतर बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिक है कि हाइपो, ठीक है? अगर आपको ऐसे याद रहेगा जो मैंने आपको बताया, तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे, है ना? कौन से सेल्स से प्रोड्यूस होता है बेटा? बीटा सेल्स से प्रोड्यूस होता है, ठीक है? ये कौन से सेल्स पे एक्ट करता है? ये एक्ट करता है बेटा हिपैटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स क्या होते हैं? फैट सेल्स, समझ गए? ये क्या प्रमोट करता है? ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। ग्लूकोज क्या करता है? ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करता है। जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, लाइसिस मतलब होता है कोई चीज टूटना, ठीक है? फॉर्मेशन माने जुड़ना और बनना, और लाइसिस माने टूटना, ठीक है? तो ये ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन है, उल्टा काम करेगा सारा। वो ग्लाइकोजन को ब्रेक कर रहा था, ये ग्लाइकोजन को बना रहा है। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो है बेटा, अगर किसी की बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, मान लो जैसे तुमने देखा होगा कई लोग कहते हैं भाई मीठा खाने से मोटे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, मान लो तुमने बहुत ज्यादा कार्ब्स खा लिए, तुमने रोटी भी खा ली, तुमने चावल भी खा लिए, तुमने चॉकलेट भी खा ली, मिठाई भी खा ली, ठीक है, हर चीज खा ली, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो ग्लूकोज है वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और तुम्हारी बॉडी में एडिपोसाइट्स मतलब फैट के फॉर्म में,
फैट सेल्स के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं जब आप मीठा खाते हैं तो आप मोटे हो जाते हैं। क्यों? आपका फैट क्यों और वेट क्यों बढ़ता है? क्योंकि बेटा इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, तुम्हारी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देता है। समझ गए? हेपेटोसाइट्स बेटा लिवर सेल्स होते हैं बच्चा, दीज आर लिवर सेल्स। ठीक है, डन। फिर ये क्या करता है बेटा, ये सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, ग्लूकोज जो है सेल्स अपटेक कर सकते हैं, सेल्स जो है बेटा ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ग्लूकागन के दौरान ये नहीं कर पा रहे थे, अब ये कर पाते हैं इंसुलिन के केस में। सब कुछ ऑपोजिट है। ठीक है, क्लियर? क्या सबको क्लियर है? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीबॉडी। क्लियर है सबको? फटाफट से बताएंगे क्लियर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? बहुत इजी टॉपिक है, नथिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पैनक्रियाज में कौन से सेल कौन सा सिक्रीट करते हैं हार्मोन, उस हार्मोन का काम क्या होता है, उसके टारगेट सेल्स क्या होते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन में पूछ लेंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस कौन कर रहा था, लाइपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस कौन कर रहा था, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन कौन सा था, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन कौन सा था, कौन सा हार्मोन ग्लूकोज को फैट में स्टोर करता है। बस इससे ज्यादा बेटा तुम्हारी कहीं भी नीट हो चाहे बोर्ड्स हो, बाहर पूछते ही नहीं है, इन्हीं को घुमा घुमा के पूछते हैं। ठीक है, चलिए अब आती है बेटा एक बीमारी जिसे कहते हैं बहुत ही कॉमन डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस आप लोगों ने बहुत लोगों में सुनी होगी, आजकल आप सुनते हो इनको डायबिटीज हो गया। इवन आप लोगों के घर में भी आई थिंक किसी ना किसी के घर में दादा परदादा चाचा चाची कहीं ना कहीं डायबिटीज की जो डिजीज है देखने मिलती है। ठीक है, डायबिटीज की जो डिजीज है देखने मिलती है कहीं ना कहीं, बहुत कॉमन है आजकल। तुम सुनोगे यार, क्योंकि आजकल क्या हम लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ऐसा हो गया है कि हम जंक फूड भी खाते हैं, हम हर चीज खाते हैं, हम बहुत मीठा भी खाते हैं। अगर आप देखोगे जो भी लोग बेटा बहुत हेल्दी या फिट रहते हैं, जैसे आप जितने भी क्रिकेटर्स या एक्टर एक्ट्रेसेस देख लो, वो सब शुगर को कट कर देते हैं। रीजन बेटा शुगर आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। हालांकि मैं खुद बहुत शुगर खाती हूँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ अभी रिसेंट में कि मैं शुगर का इंटेक कंट्रोल करूं, बिकॉज बेटा शुगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा चीजों को खराब करती है। तो डायबिटीज मेलाइटस एग्जैक्टली क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं। ये बेटा एक कंडीशन होती है जिसमें तुम्हारी बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर बेटा किसी के भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा आता है तो हम उस इंसान को डिक्लेयर कर देते हैं कि ये डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है। अब मैम सवाल उठता है कि ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ा कैसे बॉडी में। ठीक है मैम, कुछ तो ऐसा होता होगा कि हमने ऐसा क्या किया कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। मैं समझाती हूं, ध्यान से सुनना यार। ये डिजीज है, तुम एज अ बायो स्टूडेंट भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे घर में किसी को डायबिटीज हो इस चीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सुनना जरूरी है ना। अब ध्यान देना, तुम खुद सोचो बॉडी में ग्लूकोज कब बढ़ेगा, जब तुम्हारा शुगर इंटेक या फिर तुम्हारा कार्ब इंटेक ज्यादा होगा। मान लो तुम जलेबी खा रहे हो, काजू कतली भी खा रहे हो, डेयरी मिल्क सिल्क भी खा रहे हो, ठीक है, तुम है ना बाहर के चटकोरे पिज्जा भी खा रहे हो। ठीक है, अब तुम्हारी बॉडी में ग्लूकोज हो गया ज्यादा। तो जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा होता है तो हमारी पैनक्रियास इंसुलिन को रिलीज करती है, और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन जाके ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम कर देता है। ठीक है, अब यहां पर क्या, अगर बेटा किसी के यूरिन में ग्लूकोज निकल रहा है उसे कहते हैं ग्लाइकोस यूरिया, और अगर किसी की यूरिन में कीटोन निकल रहा है, कीटोन बॉडीज, तो वो भी होता है कीटोन यूरिया। और अगर ये दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक भी कंडीशन किसी में प्रेजेंट है तो बेटा उस इंसान को हम कहते हैं दैट इज इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, कि वो इंसान में प्रॉपर सिम्टम है डायबिटीज के। ठीक है, डायबिटीज के सिम्टम्स होते हैं। ओके, जिस भी इंसान के यूरिन में क्या निकल रहा है। ठीक है मैम, डायबिटीज इंसिपिडस क्या है बेटा, डायबिटीज इंसिपिडस होता है जब तुम्हारी, अगर बेटा याद करेंगे प्रियंका, अपन लोगों ने अपने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, जब पानी का रिजॉर्प्शन नहीं होता ढंग से, जब एल्डोस्टेरॉन या एडीएच हार्मोन अच्छे से तुम्हारे पानी का रिजॉर्प्शन नहीं कर रहा,
और तुम्हारे सुसु या यूरिन में बहुत ज्यादा पानी निकल रहा है, उसे कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है मैम, क्या डायबिटीज की बीमारी जड़ से खत्म होती है? यार ये जड़ से खत्म करना बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर किसी को ये बीमारी जड़ से खत्म करनी है तो उसको पैनक्रियाज का इम्प्लांटेशन कराना पड़ेगा, मतलब रीजेनरेशन। पैनक्रियाज नहीं बनेगी तभी वो पॉसिबल है। अब तुम सुनो कि ऐसा कैसे होता है कि तुम्हारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज ज्यादा है तो तुम्हें डायबिटीज कैसे होगी? मैम मीठा तो सब खाते हैं पर सबको तो डायबिटीज नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। तो डायबिटीज किस केस में होती है? डायबिटीज बेटा दो टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 नॉर्मली डायबिटीज जो होती है ज्यादा यंग स्टूडेंट्स में देखी जाती है। तुमने सुना भी होगा, मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे जब आई वाज इन 9th क्लास तो मेरी एक बहुत ही खास दोस्त थी, मैं नाम नहीं लूंगी, शी इज माई फ्रेंड नाउ। तो हम लोग दोस्त थे। तो एक बार क्या हुआ, हम लोग स्कूल के अंदर बैठे थे और स्कूल की छुट्टी हुई तो हम जा रहे थे तो उसको अचानक से चक्कर आ गए। उसको चक्कर आए तो हम लोग उसको लेके गए भाई लाइब्रेरी में, वहाँ जो होती हैं दवाइयाँ वगैरह होती थी। तो उसको थोड़ा होश वोश आया, वो घर चली गई। फिर उसके घर वालों ने शायद टेस्ट कराया तो पता चला कि यार उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल काफ़ी हाई है और वो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 उसको डिटेक्ट हुआ था। टाइप 1 के केस में बेटा होता क्या है कि तुम्हारी ना ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि तुम्हारी बॉडी के बीटा सेल्स जो है वो खराब हो गए। अगर बीटा सेल्स खराब हो गए तो इंसुलिन ही नहीं बनेगा, बॉडी में इंसुलिन ही नहीं बनेगा, और बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा कौन? है ना। मान लो भाई तुमने खा लिया बहुत मीठा, पर तुम्हारी बॉडी में उस मीठा को कम करने वाला हार्मोन ही चला गया। इंसुलिन हार्मोन का क्या काम होता है बेटा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन होता है ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करता है। पर अगर बेटा किसी की बॉडी में बीटा सेल डैमेज हो गए तो वो इंसुलिन बना ही नहीं पाएंगे। इस कंडीशन में हो जाती है टाइप 1 डायबिटीज। और अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरी वो फ्रेंड जो थी वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लेती थी क्योंकि बॉडी में तो इंसुलिन बन नहीं रहा है, तो आर्टिफिशियली बेटा इंसुलिन बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ता है डेली बेसिस पे। ठीक है, इसका भी शायद टाइम होता है, कई लोग दिन में 2 बार लगाते हैं, कई लोग दिन में 4 बार इंजेक्शन लगाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितनी सीवियरिटी है इस डायबिटीज की। अभी वो मतलब काफी रिच थी तो उसके मम्मी पापा शायद इंडिया में अभी बहुत कम लेवल पे पैनक्रियास का रीजेनरेशन होता है, पर वो अभी ऑस्ट्रेलिया से अपना जो है पैनक्रियास का रीजेनरेशन करवाने वाली है। मतलब ऐसा वो मुझे बोलती थी। अभी हम लोग इतने कांटेक्ट में नहीं, मतलब हो जाती है बात जैसे दिवाली होली पे, बट रिसेंट जब मेरी उससे लास्ट बात हुई थी तब उसने मुझे यही बताया था। ठीक है, फिर होती है बेटा एक टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ये अधिकतर आपको देखी जाती, सबसे कॉमनली यही डायबिटीज देखी जाती है। ये डायबिटीज बेटा आप लोग ज्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में देखते हो, जैसे आप देखोगे दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी, स्पेशली जो लोग बड़े हो जाते हैं, अपनी एज ग्रुप में नहीं देखते आप लोग। ये कभी भी किसी यंगस्टर में नहीं देखोगे, ये डायबिटीज यूजुअली बड़े लोगों में नजर आती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज होने की वजह से तुम्हारे जो बॉडी के रिसेप्टर्स हैं वो इंसुलिन के लिए इनसेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है, पर क्योंकि तुम्हारी बॉडी में ग्लूकोज कुछ ज्यादा ही है, ठीक है, कुछ ज्यादा ही ब्लड में ग्लूकोज है, उस वजह से इंसुलिन जो है रिसेप्टर से बाइंड करके ढंग से एक्ट नहीं कर पा रहा है। और इसी की वजह से अगर वो काम नहीं कर पा रहा है तो बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता है और हो जाती है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। ठीक है, रीजेनरेट मतलब बेटा उसकी पैनक्रियाज को एक तरीके से रिमूव कर दिया जाएगा जो सेल्स खराब हैं, और नई पैनक्रियाज उगाई जाएगी ताकि वो नए बीटा सेल्स बने और फिर वो इंसुलिन सिक्रीट कर पाए। क्लियर, समझे? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एंड टाइप 2 दो टाइप की हैं। टाइप 1 में बेटा आपके बीटा सेल ही खराब हो गए, इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। टाइप 2 में इंसुलिन तो बन रहा है, पर क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज इतना ज्यादा है कि वो इंसुलिन के जो रिसेप्टर हैं इनसेंसिटिव हो गए, काम नहीं कर पा रहे ढंग से, इसलिए टाइप 2। इसलिए कहते हैं, कई लोग कहते हैं ना मीठा खाने से नहीं, मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होता, पर एक्सेस में अगर तुम खाओगे और ब्लड ग्लूकोज बहुत ज्यादा, नॉट मीठा, कार्ब्स की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए तुम देखोगे बहुत लोग शुगर की जगह शुगर फ्री का इस्तेमाल करते हैं, या बहुत लोग चीनी की जगह गुड़
जैगरी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्लियर? क्या सबको डायबिटीज मेलाइटस क्लियर है? हाँ जी बेटा, टाइप 2 वाले भी इंजेक्शन या मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। क्लियर? फटाफट से सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। टाइप 2 में साक्षी बेटा हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है पर इंसुलिन इतना ज्यादा हो गया है ग्लूकोज की इंसुलिन इतने अच्छे से काम ही नहीं कर पा रहा। मैम डायबिटीज हेरिडिटी से होती है, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। डायबिटीज बेटा हेरिडिटी से ऐसे हो सकती है कि आपके जो सेल्स हैं वो थोड़े इनसेंसिटिव हैं रिसेप्टर्स, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स के रिसेप्टर थोड़े वीक थे, तो हो सकता है तुम्हारी भी बॉडी के रिसेप्टर वीक हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, वरुण धवन है, हीरो है अपना बॉलीवुड में, जानते ही होगे तुम सब लोग, ठीक है। तो वरुण धवन के पापा को डायबिटीज है, तो वरुण धवन को ये चीज पता है कि हेरिडिटी में वो चीज आ सकती है, रिसेप्टर वीक होंगे उसके भी, तो वो इसी हिसाब से वो शुगर खाता ही नहीं है, वो शुगर का या कार्ब्स का इंटेक बहुत कम करता है, क्योंकि उसको पता है उसके रिसेप्टर थोड़े इनसेंसिटिव हैं जैसे पेरेंट्स के हैं। समझ गए? चलिए, क्या बात है। ओके, ये बेटा एक मशीन आती है जिसको अगर आप में से किसी के घर में डायबिटीज है, मतलब मेरे घर में मेरी दादी माँ को बहुत माइनर लेवल ऑफ डायबिटीज है और वो भी उनको अभी 84 की एज में हुआ है जाकर, तो इस मशीन को लेते हैं और उंगली पे ऐसे पिच करते हैं तो खून आता है और ये आपको शुगर लेवल बताती है आपके ब्लड में कितना है ग्लूकोज का लेवल, ठीक है। ये आपकी टाइप 1 है कि भाई बन ही नहीं रहा इंसुलिन, और टाइप 2 है जो ये रिसेप्टर है इंसुलिन के, ये इनसेंसिटिव हो गए हैं। क्लियर? मैम डायबिटीज को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? बेटा डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है हेल्दी खाना खा के, क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी फैमिली में किसी को डायबिटीज और तुम्हें होने के चांसेस हैं, तो तुम लोग अपनी बॉडी में उन्हीं चीजों को खाओ जो तुम्हारी बॉडी हजम करती है और ठीक है, एक्सेस में कुछ मत खाओ, ठीक है। अब आता है बेटा आपकी नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस सबको पता है किस में पाई जाती है, मेल्स में पाई जाती है और मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है। बेटा मेल्स में क्या होता है, टेस्टिस जो होती है स्क्रोटम में होती है। स्क्रोटम क्या होता है बेटा? एक पाउच होता है ऐसा, जो मेल्स की एब्डोमिनल कैविटी में बाहर की तरफ लोकेटेड होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, और इसके अंदर बेटा होती हैं टेस्टिस, ठीक है, इसके अंदर होती हैं टेस्टिस, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हैं दिस इज स्क्रोटम, स्क्रोटम एंड दिस इज टेस्टिस, ठीक है। तो टेस्टिस है और स्क्रोटम है। ओके, ये एक बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है जो गैमीट्स बनाए और हार्मोन्स बनाए, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? जो गैमीट्स और हार्मोन्स बनाता है, उसे हम कहते हैं बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो जो टेस्टिस है बेटा वो स्पर्म्स बनाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म्स का फॉर्मेशन करती है। स्पर्मेटोजेनेसिस माने स्पर्म फॉर्मेशन करती है, और बेटा हार्मोन्स बनाती है जैसे एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस क्या होता है बेटा? मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। एंड्रोजेंस माने मेल सेक्स हार्मोन्स, एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जैसे टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये होते हैं बेटा आपके, क्या कहते हैं इनको? मेल सेक्स हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन इसका एग्जाम्पल है। टेस्टिस बेटा हमेशा एक पेयर में होती है, मतलब दो होती हैं, ठीक है, एक पेयर में होती हैं, दो होती हैं। अगर हम टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन करें, अगर मैं एक टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन करना चाहूं तो आपको पहले क्रॉस सेक्शन करके दिखाना पड़ेगा यार, वेट। मैंने अगर इतना पोर्शन काटा और ऐसे टेस्टिस को बेटा अगर मैं ड्रॉ करूंगी, अगर मैं बेटा टेस्टिस को ऐसे ड्रॉ करूंगी तो तुम्हें ना टेस्टिस के अंदर ऐसे कंपार्टमेंट्स नजर आएंगे, ठीक है। टेस्टिस के अंदर ऐसे कंपार्टमेंट, ये किडनी नहीं है, टेस्टिस है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं? ऐसे ना ट्यूब्यूल्स होते हैं, अलग कलर से बनाती हूँ। इन कंपार्टमेंट्स में क्या होते हैं? ट्यूब्यूल्स होते हैं, ऐसे ऐसे, इन्हें कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स।
ऐसे ना टेस्टिस के अंदर टिब्यूल्स होते हैं। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन काटोगे ढंग से, मैंने टेस्टिस को थोड़ा जूम किया है, अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन काटोगे अच्छे से तो आपको क्या नजर आएगा बेटा? आपको नजर आएंगे ऐसे, अरे ऐसे कुछ सेल्स, ठीक है, और आपको ऐसे नजर आएंगे थोड़े से। इनकी लेबलिंग करते हैं। ये जो है बेटा, दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो क्या कराते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन कराते हैं। और ये जो आप देख रहे हो खाली खाली से जगह पर, दीज आर कॉल्ड एज लीडिग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। ये क्या बनाते हैं बेटा? ये बनाते हैं मेल सेक्स हॉर्मोन्स, जिन्हें आप कहते हो एंड्रोजेंस। ये मेल सेक्स हॉर्मोन्स बनाते हैं। क्लियर? आपने देखा स्क्रोटम में टेस्टिस है, टेस्टिस को थोड़ा जूम करेंगे तो टेस्टिस कुछ ऐसी दिखती हैं। इसको आप थोड़ा जूम करके काटोगे तो आप देखोगे एक होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो स्पर्म्स बनाते हैं, और एक होते हैं इंटरस्टिशियल, मतलब ये इंटरस्टिशियल स्पेस है बीच की, इसमें इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जिन्हें लीडिक सेल्स भी कहते हैं, और बेटा जो क्या बनाते हैं? मेल सेक्स हॉर्मोन्स बनाते हैं। ठीक है, क्लियर? रुको, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, थोड़ा दब के लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर? फटाफट से सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीबॉडी। सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। क्या डाउट पूछा है बेटा अंसा आपने? हाँ, थोड़ा मैम सेम एज थायराइड ग्लैंड। हाँ, थोड़ा दिखने में थायराइड ग्लैंड जैसा लग रहा होगा, बट ये अलग है। ओके, थोड़ा थोड़ा थायराइड ग्लैंड ही लग रहा है। आई नो तुम्हें थायराइड फॉलिकल और पैरा, बट बेटा थायराइड ग्लैंड और टेस्टिस में फर्क होता है। ठीक है, अब बेटा जो ये हॉर्मोन्स रिलीज करती है उसके फंक्शन पढ़ लेते हैं। तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है बेटा? ये रिलीज करती है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है बॉडी में? ये बेटा लड़कों की जैसे थोड़ी तीखी आवाज नहीं होती है, थोड़ी भारी आवाज होती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा लड़कियों की आवाज कैसी होती है? तीखी, हाँ, ऐसे होता है ना, तीखी, एकदम तीखी आवाज होती है लड़कियों की, है ना? पर लड़कों की बहुत भारी आवाज होती है, एकदम बोल्ड। तो लड़कों की जो पिच होती है वो थोड़ी लो होती है। लड़कों में ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन मेल्स में क्या करा रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन करा रहा है। क्या करा रहा है बेटा? स्पर्म का फॉर्मेशन करा रहा है। स्पर्म का फॉर्मेशन करा रहा है। ये ऑल्सो आपकी बॉडी में क्या कराता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स मतलब बेटा क्या क्या होता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स मतलब टेस्टिस के अलावा कौन से ऑर्गन्स होते हैं? नहीं, जैसे पेनिस हो गया, स्क्रोटम हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का पार्ट होती हैं। ओके, उनकी ग्रोथ कराता है, डेवलपमेंट कराता है ना? मैम बॉयज और गर्ल्स डिफरेंट, घंटा। ठीक है, आज पढ़ाई कर लो तुम। यहाँ मेल का बेटा सेक्सुअल बिहेवियर मतलब लिबिडो। लिबिडो माने फीलिंग ऑफ हैविंग सेक्सुअल एटीट्यूड, सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, फीलिंग ऑफ हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये सारी चीजें बेटा किस पे डिपेंड करती है? आपके टेस्टोस्टेरॉन के हार्मोन पे। कहते हैं ना लड़कों में जवानी आ रही है, उनकी दाढ़ी आने लगती है, अचानक से यहाँ पे एडम्स एप्पल नजर आने लगता है लड़कों के अंदर। तुम कभी देखना, जब बेटा लड़के जब छोटी एज के होते हैं, जब 10-12 साल के नीचे, 7-8, उनमें गुस्सा नहीं होता है, पर जैसे वो बड़े होते हैं उनके स्कूल में पंगे वंगे होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? एकदम ऐसे अग्रेसिवनेस, बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। ओके, मेल में बेटा हेयर पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी हार्मोन की वजह से होता है, जैसे लड़कों में दाढ़ी आना, ठीक है,
लड़के होते हैं ना, कई लड़के तो बिल्कुल भालू होते हैं एकदम, ऐसे ना दाढ़ी ऐसे लगता है आंख में घुस जाएगी उनकी, या गर्दन से एकदम यहाँ बिल्कुल पहुंच जाएगी नीचे दाढ़ी। तो ये हेयर पैटर्न भी टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड करता है। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एनाबॉलिज्म होता है, फॉर्मेशन। क्लियर, डन। ये चीजें बेटा काम होती है टेस्टोस्टेरोन की। ठीक है, चलो फिर आता है बेटा आपका ओवरी। चलो अब लड़के कहेंगे मैम हमारी बहुत बेइज्जती हो गई, मैम बहुत आपने हमारे बारे में बातें कर ली हैं, हमारी आवाज के बारे में, हमारे हेयर पैटर्न के बारे में, हैं हमारी जवानी के बारे में, बट अब थोड़ा गर्ल्स के बारे में। बिल्कुल यार सही बात है, हम भेदभाव नहीं करेंगे हमारी क्लास के अंदर, हम ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो ओवरी क्या होती है बेटा, अगेन टेस्टिस ओवरी दोनों मीजोडर्मल है, दोनों, वो भी एक पेयर ये भी एक पेयर। ये बेटा एब्डोमिनल कैविटी के इनसाइड होती है। ओवरी कभी भी बाहर की तरफ तुम्हें नहीं दिखेगी, बॉडी के अंदर ही होती है। ठीक है, ये बेटा एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। मैंने आपको बताया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, जो गैमीट्स और हॉर्मोन्स बनाता है, गैमीट्स और हॉर्मोन्स बनाता है जो। तो ये क्या करता है बेटा, oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवा में मदद करता है। oogenesis माने फॉर्मेशन ऑफ ओवा में मदद करता है। हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन था, इसमें फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। ठीक है, अब आपको फीमेल्स की ओवरी के बारे में एक स्ट्रक्चर बनाती हूं ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया लगे। अब यार फीमेल्स की जो ओवरी होती है थोड़ी ऐसी सी दिखती है, समझ रहे हो, फीमेल की ओवरी है ना। इंटरेस्टिंग लेक्चर ना, आई नो। ठीक है, ओवरी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, किसका, ओवरी का। तो ओवरी में बेटा अंदर क्या होता है, दो रीजन होते हैं। एक रीजन होता है इसका मेड्यूला, एक होता है कॉर्टेक्स। ठीक है, बट हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना। इसके एक रीजन में बेटा ऐसे ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, एक हिस्से में, बीच के थोड़े से हिस्से में ब्लड वेसल्स और नर्व्स की सप्लाई होती है, और कुछ हिस्से में ऐसे फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, फिर क्या होता है, ये फॉलिकल्स क्या होते हैं मैम, बेटा समय के साथ जब फीमेल्स में जो अंडा रिलीज होता है जिसे आप कहते हो ओवा, वो बनता है बेटा इन फॉलिकल्स से ही। तो ये फॉलिकल्स क्या होते हैं, दिस इज प्राइमरी फॉलिकल, दिस इज सेकेंडरी, एक सेकेंड, दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल, दिस इज टर्शरी फॉलिकल, और सबसे बड़े फॉलिकल को कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। और बेटा फिर क्या होता है, समय के साथ ये जो फॉलिकल होता है ये फट जाता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, फट जाता है। जैसे ये समय के साथ क्या होगा बेटा, ये ग्राफियन फॉलिकल जो है ऐसे फट जाएगा, और इसमें से अंडा जो होता है, छोटा सा ओवम रिलीज्ड, ओवम जो होता है बेटा रिलीज हो जाता है। ठीक है, और ये जो हिस्सा बचता है बेटा, ये हिस्सा सिकुड़ जाता है, ये डीजेनरेट होके कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम। समझ गए, फीमेल में क्या होता है बेटा, फॉलिकल्स बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल छोटू, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है सेकेंडरी, फिर वो बड़ा होता है टर्शरी, फिर वो और बड़ा होता है ग्राफियन। फिर क्या होता है बेटा, समय के साथ ये फट जाता है और इसमें से अंडा रिलीज हो जाता है, और जो बचा हुआ हिस्सा है ये डीजेनरेट होके ऐसे सिकुड़ के कॉर्पस लूटियम बना लेता है। क्लियर, क्लियर है क्या सबको इतना डायग्राम? फटाफट से बताएंगे, सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीबॉडी। फटाफट से बताओ, सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीबॉडी, फटाफट से बताएंगे। हाँ बेटा, ये 4 ही होते हैं। ठीक है,
अब इसमें तुम बोलो, अब सवाल आता है मैम कौन से हार्मोन की वजह से ये बड़ा होता जा रहा है साइज? तो बेटा यहां पे जो हार्मोन है वो है FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। बेटा इसी हार्मोन की वजह से साइज बढ़ता जाता है, ग्रो होते हैं फॉलिकल्स, प्राइमरी से सेकेंडरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन। किसकी मदद से बड़े हो रहे हैं? FSH हार्मोन की वजह से। और बेटा ये जो फॉलिकल्स हैं, जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स क्या सिक्रीट करते हैं बेटा? फॉलिकल्स सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन को। फॉलिकल्स किसको सिक्रीट करते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन को। सर एसी थोड़ा तेज कर दो, गर्मी लग रही है। ठीक है, फॉलिकल्स जो है ये आपके, ये क्या करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं? एस्ट्रोजन। तो चलो तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ बेटा, कॉर्पस लूटियम का भी बता रही हूं बच्चा, रुक जाओ थोड़ा शांति। FSH क्या होता है बेटा? FSH होता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अपन ने पढ़ा तो था जब आपको पढ़ाया था पिट्यूटरी। सब लोग बेटा जिसको नहीं पता फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स खोल के देखना। ठीक है, FSH का फुल फॉर्म लिख दिया मैंने, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, क्लियर? और ये क्या रिलीज करते हैं बेटा? ये फॉलिकल्स जो होते हैं ये एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करते हैं। तो अब तुम लोगों से सवाल है मेरा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्राफियन में सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन कौन से फॉलिकल रिलीज करेगा? सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन इन चारों में से कौन रिलीज करेगा? फॉलिकल्स से बेटा। वेरी गुड, ग्राफियन फॉलिकल। जितना ज्यादा बड़ा फॉलिकल उतना ज्यादा एस्ट्रोजन रिलीज होगा। सही बात है, जितना बड़ा फॉलिकल उतना एस्ट्रोजन रिलीज होगा। कॉर्पस लूटियम बेटा दो हार्मोन्स रिलीज करता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, सब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन, एंड एस्ट्रोजन थोड़ा कम अमाउंट में। कॉर्पस लूटियम बेटा दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, कॉमन सेंस मैम। ठीक है, चलो अब हम फंक्शन पढ़ लेते हैं एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन हार्मोन बेटा फीमेल्स में क्या करता है? मैमरी ग्लैंड, मतलब बेटा फीमेल्स की जो ब्रेस्ट होती है, ठीक है, फीमेल्स की जो ब्रेस्ट होती है जिसे आप मैमरी ग्लैंड कहते हो, उसका साइज भी एस्ट्रोजन पे डिपेंड करता है। बॉडी में जितना एस्ट्रोजन रिलीज होता है तब वो मैमरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। फीमेल्स के अंदर बेटा मैमरी ग्लैंड्स जो होती हैं प्यूबर्टी के टाइम से बननी शुरू होती हैं, राइट? फिर क्या होता है, फीमेल के बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, जैसे मेल्स में क्या थे, पेनिस, स्क्रोटम वगैरह, वैसे ही फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, इन सब की ग्रोथ एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होती है। फीमेल्स की जो तीखी वॉइस होती है ना, तीखी, एकदम वेरी वेरी तीखी वॉइस, एकदम हाई पिच नोट पे है ना गाती हैं फीमेल्स, दैट इज बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। फीमेल्स में बेटा हेयर, जैसे सर के बाल हैं, बॉडी हेयर हैं, सारे हेयर, प्यूबिक हेयर हैं, हर किसी का पैटर्न जो है, ठीक है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, ये oogenesis कराती है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवा, मतलब अंडे का फॉर्मेशन करवाती हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओवा में भी मदद करती हैं। ये बेटा यूट्रस की जो वॉल होती है, आप लोगों का जो यूट्रस होता है, अगर मैं यूट्रस को थोड़ा सा बनाऊं तो बेटा यूट्रस के अंदर एक लेयर होती है ऐसी, जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। यूट्रस में एक लेयर होती है जो आपके पीरियड्स के टाइम जो खून निकलता है ना, पीरियड्स के टाइम जो ब्लड निकलता है बेटा, वो तभी निकलता है जब ये एंडोमेट्रियम की लेयर टूट के गिरती है। ठीक है, तो ये एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की लेयर है उसको भी ये हार्मोन बनाता है और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अफेक्ट कर सकता है। क्लियर? ठीक है, फटाफट से बताएंगे। सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। एस्ट्रोजन के यही फंक्शंस हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन का यही फंक्शन है।
फटाफट से एवरीबॉडी। प्रोजेस्टेरॉन की क्या फंक्शन है बेटा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का फंक्शन होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन, जो आपकी यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लेयर बनाता है। रीजन बेटा, आपका जब बच्चा डेवलप होता है यूट्रस के अंदर, मैं आपको दिखाती हूं इस लेयर पे बेटा, आपको सिर्फ समझाने के लिए, जब बच्चा डेवलप होता है ना, तो ये जिम्मू जो पैदा हो रहा था, तो बेटा जो बच्चा है वो यहीं पे डेवलप होता है, एंडोमेट्रियम लेयर पे चिपक के, ठीक है, यहीं से। बहुत अजीब सा लग रहा होगा जिम्मू अभी यहाँ पे क्या ऐसा लग रहा है ना, ठीक है। तो ये बेटा इट मेंटेन्स एंडोमेट्रियम लेयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उस टाइम बच्चे को पालने के लिए वो लेयर चाहिए होती है अंदर, उस लेयर को मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन। और बेटा ये क्या बनाता है? एल्वियोलाई इन मैमरी ग्लैंड। तो बेटा जो ब्रेस्ट होती है, दैट इज द मैमरी ग्लैंड। फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट जो होती है, ठीक है, ये आप मान लीजिए फीमेल्स की ब्रेस्ट है, दिस इज द निपल रीजन। तो इसके अंदर बेटा ऐसे ना सैक्स होते हैं, और इनमें ऐसे छोटे छोटे से ना, ऐसे छोटे छोटे से एल्वियोलाई होते हैं जो दूध का प्रोडक्शन करते हैं, मिल्क का। दीज आर एल्वियोलाई, ठीक है। इन्हें कहते हैं मैमरी एल्वियोलाई, है ना। क्या कहते हैं इन्हें? मैमरी एल्वियोलाई, जो मिल्क बनाते हैं, ठीक है, उनका भी जो होता है फॉर्मेशन करने में ये मदद करते हैं। क्लियर? तो भाई किस चीज में मदद करता है प्रोजेस्टेरॉन? एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करने के लिए, ताकि बच्चा वहां डेवलप हो सके। और दूसरा वो क्या करता है बेटा? वो ब्रेस्ट जो होती है, दैट इज द मैमरी ग्लैंड, उसमें मैमरी एल्वियोलाई जो बेटा मिल्क बनाएंगे, उनके फॉर्मेशन में मदद करती है। क्लियर एवरीबॉडी? ये जिम्मू है आपका, दिस इज जिम्मू, ओके। आखिरी क्लास में जिम्मू नहीं आया तुम्हें दर्शन देने, तो कैसी बात, जिम्मू का आना तो बनता था, नहीं? क्लियर? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। बेटा ओवरी और उसके दोनों हार्मोन्स खत्म हो गए हैं। मैम जब ओवरी, मैम यूट्रस में बच्चा नहीं रहता उस समय मिल्क फॉर्मेशन होता है? यस बेटा बिल्कुल होता है, तभी तो जब बच्चा बाहर आता है उसको फीमेल दूध पिलाती है। ओके श्रेयांशु। नहीं बेटा, लंग का एल्वियोलाई और ये एल्वियोलाई अलग है, वैसे ही उसी टाइप का दिखता है थोड़ा थोड़ा, इसलिए नाम एल्वियोलाई है। डन? चलो अब आते हैं बेटा, आपकी हेडिंग आती है एनसीईआरटी में, बहुत छोटू सी हेडिंग है। उस हेडिंग का नाम है दैट इज हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआई ट्रैक्ट। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में 3 लाइन है, ओके। बहुत छोटू सा ही टॉपिक है, राइट। इसमें इन्होंने बताया है हार्मोन ऑफ हार्ट, हार्मोन्स ऑफ किडनी एंड हार्मोन्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट। जीआई माने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इनके हार्मोन्स के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है ना, ठीक है। मैम जिम्मू इज लुकिंग लाइक अ कॉकरोच, क्या कर सकते हैं बेटा, ऐसा ही है, ठीक है। तो हार्ट में बेटा, जो हार्ट की दीवार होती है, द वॉल ऑफ द हार्ट, उसमें बेटा एक हार्मोन दैट इज एक फैक्टर प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं एट्री एएनएफ। एएनएफ माने एट्री नाट्री यूरेटिक फैक्टर। ये क्या करता है बेटा? इसके बारे में आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, याद करेंगे, ठीक है। पढ़ाया था मैम ने एएनएफ के बारे में। एएनएफ क्या करता है बेटा? वैसोडाइलेशन करता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाती है और जीएफआर रेट भी कम हो जाती है, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो एएनएफ जो होता है हार्ट में, कौन सी वॉल में होता है एएनएफ? एंटी नाट्रीयूरेटिक, एट्रियल नाट्रीयूरेटिक फैक्टर, जो वैसोडाइलेशन मतलब किसी ब्लड वेसल का डायामीटर बढ़ा देता है। अब किसी ब्लड वेसल का डायामीटर बढ़ गया है तो खून का फ्लो कम हो जाता है, ठीक है। किडनी में बेटा जेजी सेल्स क्या होते हैं? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन किस में मदद करता है?
एरिथ्रोपोएसिस में, एरिथ्रोपोएसिस माने फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में मदद करता है। मतलब आपकी किडनी का भी बेटा बहुत बड़ा रोल होता है आरबीसी के फॉर्मेशन में, ठीक है। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज करवाता है। और बेटा जीआई ट्रैक्ट के अंदर 4 हार्मोन्स आते हैं। जीआई ट्रैक्ट में कितने हार्मोन्स आते हैं? 4 हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं जीआई ट्रैक्ट में मैं आपको बताती हूं, उसका आपको चार्ट बनाना है। दीज आर हार्मोन्स ऑफ जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो कायदे से आप देखेंगे बेटा ये हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। 4 हार्मोन्स है, चारों एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो आपको कायदे से पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो गैस्ट्रिन पहला हार्मोन है जो बेटा कहां प्रोड्यूस होता है? स्टमक में। और कहां पे एक्ट करता है? ये स्टमक में ही प्रोड्यूस होता है, स्टमक में ही एक्ट करता है। गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन नाम से गैस्ट्रिन, तो ये क्या रिलीज करता है बेटा? गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। प्रमोट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड गैस्ट्रिक मोटिलिटी। तुम्हारी जो ये पूरा फैल रहा है पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस, जो तुम्हारे खाने के डाइजेशन में मदद कर रहा है, वो कौन से हार्मोन्स रिलीज करवा रहा है? गैस्ट्रिन। दूसरा बेटा कौन सा होता है? एंटेरोगैस्टेरोन, ठीक है। ये बेटा प्रोड्यूस तो होता है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम पार्ट में, पर ये स्टमक में क्या रिलीज करता है? ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। भाई अगर गैस्ट्रिक जूस कंप्लीटली रिलीज ही होता रहेगा, कभी रुकेगा भी तो सही। ऐसा थोड़ी तुम्हारे पेट में गैस्ट्रिक जूस ही भर जाएगा, फिर तो पूरा खाने की जगह सिर्फ समुद्र होगा गैस्ट्रिक जूस का। तो भाई गैस्ट्रिक जूस का बंद होना भी जरूरी है, ठीक है। तो वो कैसे होगा? उसको इनहिबिट करता है कौन सा हार्मोन? एंटेरोगैस्टेरोन। फिर आता है तीसरा हार्मोन सिक्रीटिन, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है, पर ये पैनक्रियाज, लिवर और स्टमक पे जाके एक्ट करता है। ये क्या करता है? ये बाइकार्बोनेट आयन रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस में, और बाइल जूस का भी सिक्रीशन बढ़ाता है और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कम करता है। पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस का सिक्रीशन बढ़ाता है, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कम करता है और बाइकार्बोनेट आयंस को बढ़ाता है। फिर आता है बेटा CCK-PZ, दैट इज कॉलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइनिन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है और गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास पे एक्ट करता है और क्या रिलीज करवाता है? बाइल। बाइल जूस कहां से रिलीज होता है? गॉल ब्लैडर से, और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स सिक्रीट करवाता है पैनक्रियास से। बहुत इंपॉर्टेंट है चारों हार्मोन्स। आओ मेरे साथ याद करो, चलो सब मेरे साथ मैम के साथ याद करेंगे। हमने क्या देखा? 3 टाइप के हार्मोन्स हैं। हार्ट ANF रिलीज कर रहा है, एट्री नाट्रियूरेटिक फैक्टर। किडनी जेजी सेल से एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज कर रही है। जीआई ट्रैक्ट से 3-4 हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। गैस्ट्रिन जो स्टमक में ही रिलीज होता है, स्टमक में ही एक्ट करता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस बनाता है। सेकेंड क्या आता है? एंटेरोगैस्ट्रिन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूओडेनम पार्ट में प्रोड्यूस होता है, पर स्टमक में जाके गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीशन को बंद कराता है, ठीक है बेटा। जीआईपी का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टाइडेज, बट वो आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है फुल फॉर्म, ठीक है। फिर आता है बेटा सिक्रीटिन। सिक्रीटिन भी ड्यूओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है, पर स्टमक में जाके क्या कर रहा है? बाइकार्बोनेट आयन बढ़ा रहा है, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करवा रहा है, बाइल जूस रिलीज करवा रहा है और गैस्ट्रिक जूस को कम करवा रहा है। फिर आता है CCK-PZ, दैट इज कॉलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइनिन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बन रहा है, पर पैनक्रियास में जाकर क्या कर रहा है? पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करवा रहा है और गॉल ब्लैडर में जाके बाइल रिलीज करवा रहा है। क्या सबको क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? CC इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। कोशिश करो क्लास में ही हार्मोन्स के काम याद कर लो। ड्यूओडेनम बेटा इज पार्ट ऑफ, एक पिटाई कर दूंगी अभी, ड्यूओडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। यहां लिख ही देती हो, तुम तो पागल हो जाओगे वरना, मुझे लगता है 10th क्लास उड़ गई है सबकी सर पे से। ड्यूओडेनम इज स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। हे भगवान, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर गलत ही डिलीट हो गया, पढ़ाना ही पड़ेगा लग रहा है। मोटिलिटी मतलब बेटा जो गैस्ट्रिक जूस फैल रहा है आपके उसमें, ओके। अब आता है बेटा नेचर ऑफ हार्मोन्स।
अगर आप देखेंगे इस चैप्टर में आपने अलग अलग तरीके के हॉर्मोन्स पढ़े हैं, प्रोटीनेशियस हॉर्मोन्स या पेप्टाइड हॉर्मोन्स, मतलब वो हॉर्मोन्स जो पेप्टाइड या प्रोटीन से बने हैं। ठीक है, कैसे? जैसे पिट्यूटरी हार्मोन, आपकी हाइपोथैलेमस के हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन, है ना, कैल्सिटोनिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ग्लाइकोगन, है ना, ग्लूकागन सॉरी, थाइमोसिन। फिर आते हैं आपके अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स जो अमीनो एसिड की मदद से बने हैं, जैसे एड्रीनल मेड्यूला के हार्मोन्स जैसे एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन, आपकी पीनियल ग्लैंड का हार्मोन जैसे मेलाटोनिन। फिर आते हैं बेटा आयोडीनेटेड हार्मोन्स जैसे T3 एंड T4 आपकी थायराइड ग्लैंड के। फिर आते हैं स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइडल हार्मोन्स जैसे एड्रीनल कॉर्टेक्स के आपके हार्मोन है ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। फिर टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब क्या है? स्टीरॉइडल हार्मोन्स हैं। 4 टाइप के नेचर आपने हार्मोन्स के पढ़े। एक होते हैं प्रोटीन वाले, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉइड, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, ग्लूकागन। अमीनो एसिड में क्या आ गए आपके बेटा? एड्रीनल मेड्यूला के और मेलाटोनिन। आयोडीनेटेड, आयोडीन वाला बहुत सिंपल है, थायराइड ग्लैंड। फिर आते हैं स्टीरॉइड, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर? स्टेरॉइड्स बेटा, स्टेरॉइड एक टाइप ऑफ हार्मोन्स की कैटेगरी है, उनका नेचर है। स्टेरॉइड्स आर फास्ट एक्टिंग हार्मोन्स। फिर आता है बेटा आपका लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रिसेप्टर्स। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, ये ध्यान से पढ़ लेना, फिर सब क्लियर है। तो बेटा रिसेप्टर क्या होते हैं? जैसे मानो कोई मैसेज देने आ रहा है मुझे, मान लो कोई मेरे को कैच एंड कैच खेल रहा है ना, तो मैंने इसको कैच किया, तो भाई जो सिग्नल को पकड़ रहा है उसे रिसेप्टर कहते हैं, है ना, कि आया हमने पकड़ा, दिस इज रिसेप्टर, राइट। रिसेप्टर जो सिग्नल को रिसीव कर रहा है उसे कहते हैं रिसेप्टर। तो रिसेप्टर आपकी बॉडी में 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं मेम्ब्रेन, वैसे तो काफी तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं बट एनसीईआरटी के हिसाब से 2 ही दे रखे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स और होते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ठीक है, 2 टाइप के रिसेप्टर्स पढ़े जाएंगे, राइट। क्लियर? अब आ जाओ, तो रिसेप्टर बेटा आपके 2 टाइप के हो गए, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स जिन्हें आप एक्स्ट्रा सेल्यूलर या न्यूक्लियर रिसेप्टर कहोगे। मैम ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, थोड़ा प्लीज समझा दो ना। बिल्कुल समझाऊंगी यार, तुम्हें नहीं समझाऊंगी तो किसको समझाऊंगी? अरे यार ये बेटा आपकी मेम्ब्रेन है, दिस इज दी सेल मेम्ब्रेन, राइट। इधर मैं लेबलिंग कर देती हूं, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, अब ध्यान से सुनेंगे, अब ध्यान से सुनेंगे। होता क्या है, होता क्या है कि बेटा कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं, मान लीजिए कोई हार्मोन है, ये बेचारा डायरेक्ट आ ही नहीं सकता, डायरेक्ट आ ही नहीं सकता अंदर। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये प्रोटीनेशियस है, ये सॉल्यूबल ही नहीं है लिपिड में। और जो चीज बेटा, क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। तो भाई जो इंसान लिपिड में घुल ही नहीं सकता तो वो क्रॉस कैसे करेगा मेम्ब्रेन को? सही बात है मैम। तो हेंस ये क्रॉस नहीं कर सकते प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसलिए बेटा ये कैसे घुसते हैं अंदर? ये कैसे घुसते हैं अंदर? ये घुसते हैं थ्रू रिसेप्टर्स। यहां होते हैं लगे हुए एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स, इन्हें कहा जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स। इसी के थ्रू ये अंदर जाएंगे हार्मोन्स।
क्योंकि हार्मोन डायरेक्ट तो अंदर जा नहीं सकता, तो हार्मोन इसके थ्रू चिपक कर ही अंदर जा पाएगा। क्लियर? फिर होते हैं बेटा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ये क्या है? लिपिड सॉल्युबल हैं। तो ये क्या करते हैं? ये सीधा बेटा अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सीधा अंदर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और अंदर आके न्यूक्लियर रिसेप्टर से, एक सेकेंड, अंदर आके न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। किससे? न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये डायरेक्ट अंदर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आयोडीनेटेड या स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं जो लिपिड में सॉल्युबल हैं एंड दे कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन। और किससे जुड़ते हैं? जाके न्यूक्लियर रिसेप्टर से। क्लियर? क्या सबको दोनों रिसेप्टर की कहानी क्लियर है? एक वो रिसेप्टर है बेटा जो डायरेक्ट अंदर नहीं घुस सकता हार्मोन, जैसे कौन से हार्मोन्स? प्रोटीनेशियस या अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स। प्रोटीनेशियस हार्मोन्स जैसे आप लोगों के पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, पीटीएच, कैल्सिटोनिन, एफएसएच, एलएच, ये सब बेटा डायरेक्टली अंदर नहीं आ सकते। ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के थ्रू ही अंदर घुस सकते हैं। पर आयोडीनेटेड और स्टेरॉइड हार्मोन्स माने एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर आपका T3 या T4, वो डायरेक्ट अंदर घुस के रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर है क्या सबको? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। क्या बात है यार, फटाफट बताओ, फटाफट। हाँ बेटा खत्म पूनम, चैप्टर ही खत्म हो गया, लास्ट टॉपिक चल रहा है। ड्रॉ तो करोगे ना मैम के साथ? ड्रॉ तो करोगे, बिना ड्रॉ करे थोड़ी पढ़ाई हो जाएगी। बिना ड्रॉ करे कैसे पढ़ाई होगी? ठीक है, चलो आ जाओ, फटाफट डायग्राम बना लेते हैं दोनों का। सबसे पहले बेटा हम बनाएंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स का बनाएंगे सबसे पहले। मेम्ब्रेन बना लेती हूं मैं सबसे पहले। ओके, मैम के साथ बनाएंगे बेटा, सब लोग बनाएंगे मैम के साथ। ओके, चलो करें, लेट्स स्टार्ट। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर माने प्रोटीनेशियस हार्मोन्स। तो आपकी एनसीईआरटी ने यहां एग्जांपल ले रखा है एफएसएच हार्मोन का। किसका? एफएसएच हार्मोन का। चलो एफएसएच हार्मोन ले लेते हैं भाई, हमारा क्या जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इसे कहते हैं बेटा प्राइमरी मैसेंजर। इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी मैसेंजर। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? प्राइमरी मैसेंजर बाइंड्स टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स। ठीक है, अंदर ये रिसेप्टर से बाइंड करता है सबसे पहले। पहले स्टेप में ये आके इससे बाइंड करेगा। ठीक है मैम, कर लिया बाइंड। अंदर आके ये बाइंड करेगा और अंदर घुस जाएगा। ठीक है, बाइंड करा और ये क्या होगा? अंदर घुस जाएगा। बेटा फर्स्ट स्टेप है, ये आके रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर पे आके चिपकेगा। ओके, एफएसएच माने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप आता है, एज सून एज प्राइमरी मैसेंजर बाइंड्स टू रिसेप्टर्स। अरे भाई, बाइंड्स टू रिसेप्टर्स। मेरी क्लास में भूत है क्या भाई? चेंज क्यों हो रहा है? बाइंड्स टू रिसेप्टर्स। जैसे ही बेटा ये बाइंड करता है इससे,
देन सेकेंडरी मैसेंजर्स आर रिलीज्ड। सेकेंडरी मैसेंजर इज रिलीज्ड। सेकेंडरी मैसेंजर बेटा क्या होते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखे हैं यहां पे, देखो। अरे यार ये क्या हो रहा है? जैसे साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम, ठीक है, यहां पे आप लिखोगे सेकेंडरी मैसेंजर्स जैसे साइक्लिक एएमपी, ठीक है, और आपका कैल्शियम, ये रिलीज हो जाते हैं। और ये रिलीज होते हैं तो ये आगे जाके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। ऐसे बेटा हार्मोन जो है जाके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं बॉडी में। सबसे पहले ये बाइंड करता है, जैसे ही ये बाइंड करता है, ठीक है, एज सून एज प्राइमरी मैसेंजर बाइंड्स टू रिसेप्टर्स, सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज होता है, जैसे साइक्लिक एएमपी, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। बेटा एएमपी माने, एएमपी का फुल फॉर्म लिख देती हूं मैं यहां पे, एएमपी माने एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, या फिर कैल्शियम से बाइंड करता है, फिर ये बेटा अपना एक्शन शो करता है, ठीक है, फिर ये अपना एक्शन शो करता है। ये क्या हो रहा है? ये कैसे चेंज हो गया? क्लियर भाई? गाइज आई एम टोटली नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑटोमेटिकली चेंजिंग, नो आइडिया, ठीक है। क्लियर? क्लियर है क्या सबको? सीसी इन द चैट बॉक्स विथ पिंक हार्ट्स। क्लियर? फटाफट से बताएंगे। अंदर घुसा, घुसते ही इसने सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज करवाया। क्वेश्चन में आ जाता है सेकेंडरी मैसेंजर्स कौन होते हैं? साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम, ठीक है, ऐसे होते हैं बेटा। एफएसएच इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बेटा 4 बार लिखवा दिया इस चैप्टर में। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है बेटा, आप देखोगे अगर आपके मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के बारे में एनसीईआरटी में ऐसे ही दे रखा है, हार्मोन ने बाइंड किया, रिस्पॉन्स में सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज हुए और इन्होंने रिस्पॉन्स दिया। रिस्पॉन्स जैसे एफएसएच का काम है ओवरी की ग्रोथ कराना, तो ओवरियन ग्रोथ होगी, ठीक है। ऐसे ही बेटा ये रिसेप्टर बाइंड होता है और अंदर काम करते हैं अपने। अब आते हैं बेटा आपके सेकेंडरी, मतलब कौन से? न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। हेडिंग डालेंगे, न्यूक्लियर रिसेप्टर की ड्राइंग बना लेंगे, बस फिर चैप्टर खत्म है बेटा। एनसीईआरटी की रीडिंग और क्वेश्चन करेंगे, फिर आपसे थोड़ी बातें करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, न्यूक्लियर रिसेप्टर में आप सेल मेम्ब्रेन को ऐसे बना सकते हैं, और मान लीजिए ये रहा हार्मोन। हार्मोन को हम आपकी एनसीईआरटी के मुताबिक, ये हार्मोन उन्होंने एस्ट्रोजन लिया है एग्जाम्पल में, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन इन्होंने लिया है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है कल्पना? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स माने जैसे T3 और T4 हार्मोन का क्या काम है? क्या काम है उनका? T3 और T4 का आपकी थायराइड ग्लैंड को मेंटेन करते हैं वो, ठीक है, आपकी बॉडी में आयोडीन की चीजें देखते हैं। वैसे अगर एफएसएच का क्या काम था? बॉडी में ओवरी की ग्रोथ देखना। तो जो भी काम वो हार्मोन कर रहा है उसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स वो है। क्लियर? अब ये वाले रिसेप्टर्स में क्या होता है? ये सीधा घुसते हैं बेटा अंदर, ये अंदर घुस के बेटा बाइंड करते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर से। ये अंदर आ गया, ठीक है, देन क्या करता है? हार्मोन बाइंड्स टू रिसेप्टर, ठीक है, ये हो गया सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था? हार्मोन एंटर्स मेम्ब्रेन, ठीक है, अंदर घुसा, बाइंड किया और इसने क्या बनाया? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया बेटा इसने। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मतलब कैसा बनाया? इसने ऐसे ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। अब ये क्या करता है? ये आगे जाके बेटा अरे यार गाइस पता नहीं क्या हो रहा है आज, ये आगे जाके डीएनए से बाइंड कर लेता है,
किससे? स्टेप नंबर 4, कॉम्प्लेक्स बाइंड्स विद डीएनए, ये डीएनए से बाइंड करता है, ठीक है। फिर डीएनए क्या करता है? डीएनए बेटा करता है ट्रांसक्रिप्शन और बना देता है आरएनए। आरएनए, फिर ये आरएनए से क्या बनाता है? आरएनए से क्या बनता है बेटा? फटाफट से बताएंगे, आरएनए से क्या बनता है? वेट, फटाफट से बताएंगे आरएनए से क्या बनेगा? आरएनए से क्या बनता है? सबसे पहले हार्मोन अंदर घुसा, हार्मोन अंदर घुस के बेटा क्या हुआ? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से बाइंड किया, फिर ये कॉम्प्लेक्स डीएनए से बाइंड किया, डीएनए ने ट्रांसक्रिप्शन किया और आरएनए बनाया, फिर हुआ बेटा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हुआ और क्या बना? बना प्रोटीन। और बेटा फिर ये प्रोटीन आगे जाके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। ये प्रोटीन आगे जाके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है। ऐसे काम करते हैं बेटा आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। क्लियर? क्लियर? बस यही 2 रिसेप्टर्स आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं। मैम आज लास्ट क्लास भूत भी अटेंड कर रहे हैं, वही तो यार, वही तो, ठीक है। देन आप देख सकते हैं जैसे हार्मोन क्रॉस करता है, वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर वो डीएनए से बाइंड करता है, डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए प्रोटीन, और फिर वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। क्लियर? ये देखो आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। क्लियर? हैप्पी बर्थडे अंकिता। चलिए बेटा एनसीईआरटी हाइलाइट्स देख लेते हैं एक बार आपकी। एनसीईआरटी हाइलाइट्स देख लेते हैं आप लोगों की। पैनक्रियास, अरे आज तो बोर्ड भाई संभल जा, आज आखिरी क्लास है मेरे बच्चों की। पैनक्रियास बेटा एक कॉम्पोजिट, आई थिंक दिख रहा होगा तुम्हें, बोर्ड लाइटिंग ठीक होगी तो, ठीक है। कॉम्पोजिट ग्लैंड है, इसकी एंडोक्राइन पार्ट जो है बेटा 1 से 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहिंस होते हैं, जो क्या सिक्रीट करते हैं? अल्फा 2 और बीटा, अल्फा सेल्स बीटा सेल्स। बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, अल्फा सेल्स ग्लूकागन सिक्रीट करते हैं। ग्लूकागन बेटा एक पेप्टाइड हार्मोन है जो बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ये हिपैटोसाइट्स पे एक्ट करता है। जी फॉर ग्लूकागन, जी फॉर गर्लफ्रेंड, जो हाइपर होती है, हाइपरग्लाइसीमिया, ये चेंज क्यों हो रहा है? फिर बेटा आपका हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन होता है, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो क्या करता है? एडुपोज टिश्यू और हिपैटोसाइट्स पे काम करता है। ये बेटा हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन होता है। अगर बेटा बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया हो गया तो बीमारी हो जाती है डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज निकलता है और कीटोन बॉडीज निकलती हैं। फटाफट से हेंस प्रूव्ड, एचपी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट, सब कुछ। टेस्टिस बेटा क्या होती है? एक पेयर में ही होती है, स्क्रोटम में होती है। इसमें इंटरस्टिशियल सेल्स को लीडिक सेल्स भी कहते हैं। ये हार्मोन्स रिलीज करती है जिन्हें एंड्रोजेंस कहते हैं, जिसमें मेनली टेस्टोस्टेरोन आता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे एपिडिडाइमस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, पेनिस, इनकी ग्रोथ करवाती है। फेशियल एक्सिलरी हेयर अग्रेसिवनेस बढ़ाती है। मेल सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात चल रही है। ओवरी बेटा 1 पेयर होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। आप लोगों ने कॉर्पस लूटियम का भी काम देखा जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रिएट कर रहा है। इन हार्मोन्स का काम क्या होता है? सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ाना, फीमेल का सेक्सुअल बिहेवियर कंट्रोल करना। प्रोजेस्टेरॉन मैमरी ग्लैंड को एल्वियोलाई की ग्रो कराता है और मिल्क प्रोडक्शन करवाता है और एंडोमेट्रियम की लेयर को बनवाता है। फिर बेटा हमने हार्मोन्स में देखा, हार्ट जो है एट्रिन नाइट्रियूरेटिक फैक्टर सिक्रिएट करता है जो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स करता है। जेजी सेल्स बेटा एरिथ्रोपोएटिन सिक्रिएट करते हैं। फिर आपके जीआई ट्रैक्ट के हार्मोन्स गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन
एंड गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड सिक्रीट करते हैं। ठीक है, इन सब के क्या काम है वो हमने चार्ट बना के लिख लिए हैं। क्लियर? फिर आपके हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें हमने 2 टाइप के आपके रिसेप्टर्स पढ़े थे। ठीक है, 4 टाइप के इनका नेचर होता है, पेप्टाइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, आयोडीथायनिन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। फिर सेकेंडरी मैसेंजर्स के एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, और हमने बेटा एनसीईआरटी ने उन दोनों डायग्राम्स की फोटो दे रखी है जो हम बना चुके हैं। ठीक है, होमवर्क में बेटा आप लोग लिखेंगे, होमवर्क में आप लोग लिख सकते हैं एनसीईआरटी और नोट्स की रीडिंग और डीपीपी सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए बेटा खत्म होती है आपकी आखिरी क्लास ऑफ उदय 2025। ठीक है, चलो थोड़ी बातें कर लेते हैं अब हम, है ना। चलिए, ठीक है, लेट मी ठीक है, चलिए थोड़ा सा पहले मैं बोल लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करते हैं। फर्स्टली आई विल हैव वाटर, थक गई। ठीक है, फर्स्टली आई विल हैव वाटर। बता देती हूँ तो आप लोगों के लिए सबसे पहले मेरा फर्स्ट बैच जो मुझे अलॉट हुआ था वो उदय था। उदय सीरीज इस साल पहली बार आई है। तो जिस दिन मैं इस क्लास में पहली बार आ रही थी तो मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी, मतलब मेरे को लग रहा था यार बच्चा पसंद करेगा नहीं करेगा, कैसे वो लोग मुझसे पढ़ाई करेंगे नहीं करेंगे। और मैं हमेशा से चहचाती रहती हूँ, मतलब आई एम पर्सनली ऐसा इंसान जो हमेशा चहचाता रहता है। पूरे ऑफिस में ऐसे खिलखिलाती ऐसी घूमती फिरती रहती हूँ मैं, मतलब हर किसी को पता है कि आरुषि मैम थोड़ी ऐसी शैतान सी हैं, हंसती रहती हैं हर टाइम और खेल कूद करती रहती हैं। तो मेरा हमेशा से आप लोगों से एक ऐसा वाइब रहा था कि इस कैमरे के पीछे मैं भी इस रूम में अकेली होती हूँ, और आप भी आई थिंक जिस रूम में पढ़ रहे हैं आप लोग अकेले होते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे समझ के पढ़ाती थी जैसे आप लोग मेरे यार सारे छोटे भाई बहन हो। ठीक है, मतलब बिकॉज आई थिंक जब हम इस एज में होते हैं तो मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगी मेरे बच्चे हैं छोटे, नहीं, यू गाइज आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, राइट। मेरे छोटे भाई बहन हो एकदम, बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे। तो मैं उसी नज़रिए से यार तुम सबको पढ़ाती हूँ। जब मैं इनिशियल डेज में मेरे लिए बहुत टफ हो रहा था, क्योंकि आप जितने सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे उड़ान और नीव बैच से थे। बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए एक न्यू बायो मैम को देखना और उनसे पढ़ना ऐसे हो रहा था यार ये न्यू मैम कौन आ गई हैं, ये हमें कैसे पढ़ाएंगी। तो इनिशियल डेज वर वेरी टफ, कि मुझे बहुत सारे बच्चों की तरफ से ऐसे आता था कि यार मैम ये वो है ना। तो मेरे को ऐसे लगता था यार कि कैसे होगा कैसे होगा। देन आई रियलाइज्ड कि मेरी क्लास में यार बहुत प्यारे बच्चे हैं, इनको सिर्फ प्यार से पढ़ाओ और प्यार से समझाओगे और ये बिल्कुल समझेंगे। तो मैंने वही कोशिश करी, और अपनी तरफ से हमेशा, ये कैसे बदल रही है यार, हमेशा अपनी तरफ से यही कोशिश करी कि मैं आप लोगों से बात करूं क्लास में। और फिर मेरा ऐसा एक जोन आया जब मैं आप लोगों के साथ इतनी ज़्यादा फ्रेंडली हो गई कि जो मन आता था मैं क्लास में बोलती हूँ, जो मजाक करना है। आई थिंक मैंने मेरे दोनों उदय बैचेस के अंदर जितनी ज़्यादा मस्ती की है मेरे स्केलेटन के साथ, आप लोगों के साथ हंसी मजाक करना, जोक्स क्रैक करना, फन करना। मैं हमेशा मतलब जयपुर में ही रह रही थी और वहाँ से मेरा घर बहुत पास था, तो मैं हर फेस्टिवल वगैरह में भी घर जाया करती थी। पर इस साल ऐसा था कि मैं अपने घर से काफ़ी दूर शिफ्ट हो गई हूँ नोएडा में, तो मेरे लिए ना फेस्टिवल पे घर भी जाना नहीं हो पाता। तो मेरे लिए तुम ही फैमिली हो, क्योंकि तुम्हारे साथ ही दिवाली, सारी चीज़ें सब तुम्हारे साथ ही था यार, है ना। मतलब आने के बाद कुछ बड़े बड़े फेस्टिवल्स पे तो घर भी नहीं जाती थी, तो हमेशा ऐसा होता था कि तुम लोगों के साथ ही जो है सो है यार, दिस इज माई फैमिली, इन लोगों के साथ ही सेलिब्रेट करना है जो करना है ना। तो बहुत ऐसा फील करती थी मैं कि यार मेरे बच्चे हैं, और जिस भी दिन कोई फेस्टिवल होता था या कोई बड़ा दिन होता था तो मेरा मन करता था यार काश मेरी क्लास हो, क्योंकि मुझे बच्चों से मिलना है। क्योंकि यार मेरे पास तो आई डोंट हैव एनीबडी इन नोएडा
मैं ज़्यादा लोगों को जानती भी नहीं हूँ, आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स हेयर। तो मेरे लिए तो आप ही लोग फैमिली हैं और आप ही लोग रहेंगे, ठीक है। बहुत बच्चे कहते हैं मैम जैसे ही हम आगे जाएंगे आप हमें भूल जाएंगे क्या। यार देखो तुम लोग तो क्या है 12th में जाओगे, फिर आगे कॉलेज में चल जाओगे, बट हम लोग क्या होता है तुम लोगों को नहीं देखा भी नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी जब भी मैं कहीं निकल रही होंगी और मैं तुम्हें दिखूं तो तुम प्लीज आके एक बार हाय मैम हेलो मैम करना, है ना। क्योंकि क्या होता है यार, जब तुम मुझे आके बताओगे ना हम उदय के स्टूडेंट्स हैं, मैं यार वो लव निकलता है दिल से, बिकॉज आप किसी बैच में इतने टाइम से जुड़े हो। और बेटा एवरी फर्स्ट इज स्पेशल। आप लोग उदय सीरीज के पहले बच्चे हो, मतलब उदय सीरीज ही इस साल पहली बार आई है और तुम लोग उस सीरीज का हिस्सा हो जो पहली बार लॉन्च हुई है। तो यू गाइज आर डेफिनेटली वेरी वेरी स्पेशल। बोथ माई स्टूडेंट्स ऑफ उदय 1.0 एंड 2.0, यू गाइज आर एक्चुअली वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि तुम लोग हो पहले मेरे, ठीक है, पहला बैच, मेरी पहले छोटे भाई बहन नहीं, जो आके आप जिनसे रिलेट करने लगते हो। तो यस आप लोग मेरे लिए यार बहुत ज्यादा मैटर करते हो। मैं हमेशा ये चीज सोचती थी कि पता नहीं यार बैच खत्म होगा, यूजुअली सारे बच्चे बहुत सारे टीचर्स को पहले से जानते हैं, व्हाट इफ वो लोग याद करेंगे नहीं करेंगे, कैसे उनका रहेगा, कैसा रिस्पॉन्स आता है। बट जितना प्यार आप लोगों ने दिया, मतलब ऐसे बहुत दिन होते थे जब मैं बहुत ज़्यादा फैमिली को मिस करती थी या मेरे को नोएडा में उतना अच्छा नहीं लगता था, तो मैं इधर क्लास में आती थी ना, तो ऐसा होता था कि तुम सब इतना ज़्यादा हाइप करते हो, मैम आज आप ब्यूटीफुल लग रहे हो, मैम आप बेस्ट हो, मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मैम मज़ा आया। तो क्या होता था कि मेरे को इतनी एनर्जी आ जाती थी कि मैं सब भूल जाती थी, मतलब मूड खराब भी होता था ना तो अच्छा हो जाता था। तो दिस इज वॉट माई जर्नी विद यू गाइज वर, एंड यू गाइज आर रियली रियली स्पेशल। एंड आई थिंक अब तो आप 11th से 12th में जाएंगे, आई होप हम 12th में मिले यार, मुझे नहीं पता। सी ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं होता है कि कोई टीचर कोई बैच लेगा या नहीं लेगा। अगर मैं आप लोगों से 12th में मिलती हूं तो बेटा जरूर मैं आप लोगों से मिलना चाहूंगी, मुझे नहीं पता है आई एम इन 12th क्लास और नॉट, बट होंगी तो जरूर आपसे मिलना चाहूंगी, आपको वापस पढ़ाना चाहूंगी, आपकी जिंदगी की उस जर्नी में आपका साथ देना चाहूंगी, है ना। तो आई विल डेफिनेटली मिस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। 12th क्लास का तो मैं कुछ गारंटी किसी को दे नहीं सकती, है ना। और मैम आप रो रहे हो क्या? नहीं यार, जस्ट अ बिट इमोशनल बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और वैसे भी आई एम वेरी इमोशनल एज अ पर्सन, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए छोटा सा आई सिंग अ सॉन्ग, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ठीक है, तो थोड़ा सेंटी माहौल हो गया नहीं, अब थोड़ा सा ऐसे थोड़ा वील कीप अ चिल। भाई आरुषि मैम हमेशा से क्लास में हंसती खेलती आ रही है, मैम आप आखिरी क्लास में रुला दोगे हमको, ऐसे थोड़ी होता है यार, सही बात है। अभी तक 11th क्लास का यार होम एग्जामिनेशन था, चिल है। अब अगले साल मतलब इस साल से तुम लोग 12th में आ जाओगे तो सीरियस हो जाना, अब जाके टाइम पास मत करने लगना वापस से, है ना। 12th क्लास में तो एटलीस्ट सब सीरियस हो जाना, 11th क्लास हो जाती है, गिरते पढ़ते सब चलती रहती है नहीं, बट 12th में जाके सीरियस होना है। चलो आप लोग ही मुझे सजेस्ट करिए कि आप लोग कौन से सॉन्ग चाहते हो। एक्चुअली मैंने सोचे थे, तो वील सी तुम लोगों की तरफ से कोई हो, है ना। ठीक है, कोई भी सॉन्ग यू गाइज वांट तो वो गा लेंगे, ठीक है। बिकॉज यार मैंने मेरी पहली क्लास हमेशा स्माइल के साथ शुरू करी है तो आई वुड लाइक टू एंड माई लास्ट क्लास ऑल्सो विद स्माइल, है ना। अच्छा, क्या कभी ना जाओ छोड़ कर, है ना, कि दिल कहीं, है ना, ऐसा ही है ना कुछ। मैं ये वाला गाना निकाल लेती हूँ एक सेकेंड, कभी ना जाओ छोड़ कर, लिरिक्स। ओके ओके, चलो गा देती हूँ। अभी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो,
अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ऐसा गाते हैं ना, दिस इज वेरी सेंटी, ज्यादा सेंटी माहौल हो रहा है, नहीं है ना, ज्यादा सेंटी हो जाएगा माहौल, हमें थोड़ा वो चाहिए, यो थोड़ा यार, तुम लोग यार क्या काम के बच्चे हो हैं, तुम रहने दो, मेरे बस पे छोड़ो तुम तो ये अब। ठीक है, चलो मस्त सा गाना गाएंगे, नहीं क्या मैम, रोंदू टाइप ही हो तुम लोग भी। ठीक है, रुको। ओके चलो रुको। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को करके गोल, होठों को करके गोल तो सीटी बजा के बोल। क्या बोलते हैं फिर, धूम कचिक टिक कचिक टिक, धूम कचिक टिक कचिक टिक। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को करके गोल, होठों को करके गोल तो सीटी बजा के बोल कि भैया। ठीक है, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, तो होठ घुमा सीटी बजा और सीटी बजा के बोल ओ भैया ऑल इज वेल। ठीक है, सो ऑल इज वेल, कुछ जिंदगी खत्म नहीं हो रही है, लाइफ गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन यार। ठीक है, ठीक है, ओ भैया ऑल इज वेल, है ना। तो यार मैं नहीं चाहती कि तुम सब लोग जो हो यार ऐसे रोते धोते रहो, नहीं। आई ऑलवेज वॉन्ट कि मेरा हमेशा ऐसे रहता है कि आरुषि मैम इज ऑलवेज स्माइलिंग एंड शी इज ऑलवेज लाफिंग एंड शी इज ऑलवेज लाइक ही। तो आई जस्ट वॉन्ट द स्माइल टू गो दिस वे ओनली, कि आप लोगों को ये स्माइल मैं ऐसे ही पास करूं। अ लॉट ऑफ हग्स, ठीक है, लॉट ऑफ हग्स टू एवरीबडी, जब भी मेरे सारे प्यारे छोटे भाई बहनों को। ठीक है, ओके, एंड हमेशा स्माइल रखना अपने मुंह पे, बिकॉज स्माइल इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। कभी लाइफ में हारने का नहीं, हमेशा अच्छे से। तुम लोग अगले साल PW में पढ़ते हो, चाहे तुम नहीं पढ़ते हो, चाहे तुम 12th क्लास में मैं होती हूँ कि नहीं होती हूँ, आई डोंट नो, पर तुम लोग एक चीज जरूर ध्यान रखना, टीचर हमेशा आपके साथ हो। और मेरे दिल में तो यार आप हमेशा रहने वाले हो, मैंने आपको बता दिया उसका बहुत ज्यादा वैलिड रीजन कि क्यों रहने वाले हो और किस लिए रहने वाले हो। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी एज योर टीचर, थैंक यू फॉर बिहेविंग इन माई क्लास, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू मेरे से पढ़ने के लिए, थैंक यू एकदम अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करने के लिए, और थैंक यू मुझे लाइफ में बहुत कुछ सिखाने के लिए, और थैंक यू जब कोई नहीं था तब यू गाइज वर देयर यार, जब भी माई मूड वॉज ऑफ यू गाइज यूज्ड टू लिट इट अप। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन फॉर एवरीथिंग। ठीक है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू गाइज डू, यू गाइज मीन्स अ लॉट टू मी। मैंने आई थिंक मेरे फर्स्ट ईयर ऑफ ऑनलाइन टीचिंग में काफ़ी कुछ सीखा सिर्फ आप लोगों के ज़रिए, और आप ही लोग हो जिनकी वजह से आई थिंक आई हैव गॉट अ कॉन्फिडेंस कि यस, कि बच्चा पढ़ाना इज़ अ थिंग एंड मैं वो एंजॉय करती हूँ और मैं मेरे बच्चों के साथ क्लास से बहुत खुश रहती हूँ। तो थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज दैट, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट। और आई होप कि आप लोग जिससे भी 12th क्लास में पढ़े, जो भी हो, अच्छा, ऑल टीचर्स आर वेरी वेरी गुड, और आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे रहें। ठीक है, और जब भी बेटा आप लोगों को रिवीजन करना हो चैप्टर्स का, उदय की 1 शॉट सीरीज चल रही है, वहां जाकर उदय 1 शॉट सीरीज से पढ़ाई करना, जाकर शांति से चुपचाप से वहां जाकर पढ़ाई करना और रिवाइज करना सारे लेक्चर्स को वहां पर जाकर। और उसके बाद अगर उदय के यूट्यूब चैनल पे कुछ भी आएगा, ठीक है, तो वहां जाके पढ़ाई करना, और पढ़ाई करके वहां जाके मैम को कमेंट में नीचे बताना कि तुमने वो लेक्चर डन, रिवीजन डन मैम। ओके, पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो फिर ना, मुझे कैसे पता चलेगा तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो ऑलवेज स्माइल विद योर हार्ट आउट। कई लोग होते हैं जिनको स्माइल करने का हो तो ऐसे करते हैं और ऐसे नहीं करना है, वी शुड बी लाइक, ठीक है, लाइक दिल से निकलना चाहिए स्माइल, है ना। ओके, हमेशा अपनी पोटेंशियल से ज्यादा मेहनत करनी, जरूरी नहीं है यार परसेंटेज 90-95 आए। तुम अगर 45% वाले और तुम 50 लाए, वो भी अचीवमेंट है।
तुम 65% वाले हो तो तुम 70 लाए, वो भी अचीवमेंट है। हर कोई हमेशा सिर्फ फ्रंट बेंचर्स या सिर्फ बैक बेंचर्स की बात करता है। देयर आर एवरेज स्टूडेंट्स, दे आर बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, और मैं हर बच्चे का बेटा दुख समझती हूँ, बिकॉज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द टॉपर्स, राइट। तो भाई तुम लोग भी हो, और जरूरी नहीं है यार 90-95%, तुम अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बस वही मैटर करता है, ठीक है। अपने पोटेंशियल से ज्यादा मेहनत करने का, एंड रिजल्ट्स तुम्हें दिखेंगे, ठीक है। तो मैम की क्लास में ऐसा कोई इमोशनल नहीं होना, ठीक है। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड हंसते खेलते रहना है, हंसते खेलते मैम के साथ अच्छे से याद रखना है। और फिर कौन सा गाना गाना है, ऑल इज वेल, है ना, ठीक है। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, राइट। तो चलिए बेटा, मैं कॉल करना चाहती थी वीडियो कॉल, बट क्या होगा वीडियो कॉल में फिर 1 ही 2 बच्चे आ पाएंगे, तो मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं मेरे सारे बच्चों से बात करना चाहती हूँ। फिर 1-2 आएंगे तो बाकी बच्चों को बहुत बुरा लगता है कि यार हमारी चांस नहीं आ पाई वीडियो कॉल पे, इसलिए मैं आखिरी दिन पे वीडियो कॉल प्रेफर नहीं करूंगी, बिकॉज उससे मुझे बहुत बुरा फील होगा कि 1 ही 2 बच्चों से बात हो पाई, सबसे नहीं हो पाई, है ना। और पूरी शाम का तो वक्त है नहीं मेरे पास कि मैं लेके बैठी हूँ वीडियो कॉल, ठीक है। चलिए, मिस यू all a lot. It was amazing journey with you guys, and I hope आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करो, आगे जाके थोड़े सीरियस हो जाए, बदमाश ना रहो वरना पिटाई होगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर दिस ग्रेट जर्नी एवरीबॉडी, विल मिस यू ऑल अ लॉट। मिलते हैं उदय चैनल पे या कहीं भी जहां पर भी क्लासेस होंगी, ठीक है। जिम्मू को भी याद रखना, आई वुड लाइक जिम्मू भी आप लोगों को बाय कर दे एक बार, ठीक है एवरीबॉडी। जिम्मू की तरफ से भी सब लोगों को बाय है, ठीक है। जिम्मू ऑल्सो वॉन्ट्स टू से बाय टू एवरीबॉडी, ठीक है। तो जिम्मू ऑल्सो, जिम्मू सेज पढ़ लो, समझे, समझे, ठीक है। मिलते हैं तुमसे मिलते हैं तुमसे, बाय बाय, ठीक है। तो जिम्मू ने भी तुम्हें बाय कह दिया यार, ओके। तो जिम्मू से भी, जिम्मू को भी नहीं भूलना, हमेशा उसे याद रखना है क्लास में, क्लास के बाद। उसने यार, उसकी पूरी बॉडी पे हमने ह्यूमन फिजियो पढ़ लिया है ना। चलिए, ऐसे आंखों को इमोशनल नहीं करना, एकदम ऐसे, एकदम ऐसे, यहाँ तक स्माइल, एकदम दुष्ट स्माइल लगनी चाहिए, ठीक है। चलो सब लोग क्लास में, ये क्लास देखते वक्त सब लोग अपनी स्माइल को ऐसे करेंगे, ठीक है। एंड ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, खुश रहना है, ठीक है। कभी भी दुख ही नहीं रहना है। हमेशा जब भी लगे कि यार बुरा लग रहा है, सोचना बुरा वक्त है, निकल जाएगा। सबकी जिंदगी में बुरा वक्त आता है और वो निकल जाता है, तो तुम्हारा भी निकल जाएगा। अच्छा वक्त तो चल ही रहा है, 11th क्लास में तो वैसे भी कुछ ऐसा नहीं है कि टफ, ठीक है। चलिए बेटा, एवरीवन मीट यू वेर एवर पॉसिबल। बस कभी जिंदगी में मिलो कहीं भी तो ऑलवेज से हाय मैम, हाय, ठीक है। चलिए बाय एवरीबॉडी।